श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी बातचीत का विषय है स्तन कैंसर। जी हां, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत में प्रत्येक 10 में एक महिला इसका शिकार हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत और अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत व्यापक समस्या है और इस पर जागरूकता लाने के लिए, इस बारे में महिलाओं को, हमारे समाज को जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अंकिता पटेल हैं। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। अंकिता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार श्रोताओं। अंकिता जी, आज का विषय है स्तन कैंसर। तो सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये किस तरह की समस्या है और कितनी व्यापक समस्या है। अशोक जी, स्तन कैंसर जो है ये महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है और जैसा कि आपने बोला, इस समय जो नंबर ऑफ केसेस इस समय हम देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर का, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, भारत की जब हम बात करते हैं तो विशेषकर इस देश के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी स्थिति क्या है, महिलाओं में ये किस तरह से कितना व्यापक है? देखिए, महिलाओं में 2 कैंसर सबसे ज्यादा व्यापक है। एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसे कि सर्विक्स कैंसर कहते हैं। मान के चलिए कि हर 10 महिला में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है और अब दिख भी रहा है। पहले ज्यादातर देखा जाता था कि 40 साल के ऊपर की लेडीज को कैंसर हो रहा है, बट अभी हमारे पास केसेस आते हैं जो 20 से 40 साल के बीच में भी लेडीज को कैंसर हो रहे हैं। तो एज वाइज भी कैंसर काफी ज्यादा यंगस्टर्स में बढ़ रहा है। अच्छा अंकिता जी, इसका प्रमुख कारण क्या है? एक उम्र दराज महिला में ऐसे लक्षण सामने आए या इस तरह की बीमारी सामने आए तो समझ में आता है कि भाई उसके जीवन शैली में हो सकता है बहुत सारे ऐसे परिवर्तन रहे हों, उस महिला ने ध्यान न दिया हो, इसकी वजह से उसको ऐसी समस्या हो। लेकिन एक अर्ली एज में, एक यंग एज की लड़की को अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, कैंसर होने के कई सारे कारण होते हैं, कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं और हर फीमेल में होने का एक अलग कारण होता है। हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जो प्रमुख कारण है, पहली चीज तो है कि जो हमारा एडिक्शन है, कई लोग स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, आजकल फीमेल्स भी ये सब चीजें कर रहे हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है किसी भी कैंसर को होने का और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर होने का। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल जो बढ़ गया है हर किसी का, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कम एज में ही वेट बहुत ज्यादा है, तो वो भी अपने आप में एक कारण होता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जहाँ पे जिस फैमिली में जेनेटिक कैंसर है, जेनेटिक मतलब कि अगर किसी फैमिली में मदर को भी है, नानी को भी है, सिस्टर को भी है, मौसी को भी है, मतलब एक साइड ऑफ फैमिली में है, तो मतलब कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक्स में वो कैंसर का जीन है जिसकी वजह से वो आ रहा है। तो ऐसी फीमेल्स को कम उम्र में कैंसर होता है, दोनों स्तनों में होने का रिस्क होता है। तो जेनेटिक भी एक बड़ा कारण होता है। कहने का मतलब है कि कैंसर को हम जेनेटिक कह सकते हैं? देखिए, सारे ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक नहीं होते, लेकिन 4 से 5% कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं ब्रेस्ट वाले, स्पेशली फिर इसमें ये जानना जरूरी होता है उनकी फैमिली हिस्ट्री, कि फैमिली में किसको किसको कैंसर है। अगर फीमेल हिस्ट्री देती है कि मेरी मदर को या मेरी नानी को या मेरी मौसी को कैंसर हुआ है, तो एक तरफ से जाता है सस्पिशन कि ये जेनेटिक हो सकता है। प्लस अगर किसी फीमेल को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर निकलता है तो वो भी जेनेटिक हो सकता है, कम एज में होता है वो भी जेनेटिक हो सकता है। तो ऐसे हम लेबल नहीं कर सकते कि किसी भी फीमेल को हम बोल दे जेनेटिक है, क्योंकि ये पूरी फैमिली के ऊपर हो जाता है। तो एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिसमें हम BRCA1 BRCA2 जीन्स का टेस्ट कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता है तो फिर हम बताते हैं कि हाँ ये जेनेटिक है। अच्छा, अगर लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर कोई भी महिला की अगर उसको ऐसी पहचान करनी हो कि भाई कहीं उसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, तो कोई ऐसा तरीका है जिसमें महिलाएं स्वयं ये जान सकें, पहचान सकें कि क्या वो इस समस्या का शिकार तो नहीं है? जी, अगर स्तन के आकार में कोई बदलाव हो, या स्तन या बाह के नीचे या टटोलने पे कोई गांठ महसूस हो, या जो निप्पल या उसके अराउंड जो काला वाला एरिया होता है उसमें कोई घाव या गांठ हो, या उसके आकार में चेंज हो, या वो अंदर की तरफ जा रहा हो, वो भी एक सिम्टम है। ब्रेस्ट का जो स्किन है वो जैसे संतरे का छिलका होता है उस तरह से अगर दानेदार हो रहा है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम है। दोनों हाथ को जब हम ऊपर उठाते हैं तो अगर एक ब्रेस्ट ऊपर और एक ब्रेस्ट नीचे दिख रहा हो तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो,
लाल या हरा या गंदे पानी की तरह अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। ये सारे तरीके इस तरह से हैं जो कोई भी नॉर्मली अपने घर में इसको आसानी से इसकी जांच लेकिन ये पड़ताल तभी कर सकता पॉसिबल हो सकता है जब आप वीकली या एक रूटीन के हिसाब से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा आप एबनॉर्मल नहीं देख सकते। अच्छा, कैंसर और स्तन में गांठ, इन दोनों चीजों में कोई समानता है क्या? जो भी गांठ है स्तन में, क्या वो कैंसर हो सकती है? देखिए, गांठ जो होता है स्तन में हर एज की फीमेल में हो सकता है, और उसमें से 90% जब पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट होते हैं, तो 95% केसेस में वो कैंसर नहीं होता, वो फाइब्रो एडिनोमा या एडिनोसिस होता है, जो कि कैंसर नहीं होता, नॉर्मल गांठ होती है जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो उसमें नॉर्मल मेडिकेशन देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, या कभी कभी उसे छोटा सा चीरा लगा के उसको हम निकाल सकते हैं, तो वो कैंसर नहीं होता है। तो अगर कोई भी गांठ होती है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर उसको पहले क्लिनिकली देखते हैं, उसके बाद फिर मेमोग्राफी कराते हैं। अगर जरूरत लगती है तो उसे सुई की जांच या बायोप्सी की जांच करके ये कंफर्म करते हैं कि कैंसर है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे लक्षण सामने आए किसी महिला में और वो चिकित्सक के पास नहीं गई, अस्पताल नहीं गई, उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? देखिए, अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है और मान के चलते हैं कि वो कैंसर ही है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले ब्रेस्ट में बढ़ेगा, उसके बाद शरीर के हर ऑर्गन में खून की नलियां होती हैं, रसिका ग्रंथि होती है जिसको कि लिम्फ नोड्स कहते हैं, और अगल बगल के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ब्लड के थ्रू और लिम्फ नोड्स के थ्रू वो पूरी बॉडी में फैलेगा, और ब्रेस्ट में स्पेशली लिवर में, लंग में, हड्डियों में और ब्रेन में सबसे पहले बीमारी फैलती है। अगर सपोज करिए हड्डी में फैल गया है तो उस हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, या उस हड्डी से जो नस निकल रही होगी वो दब सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। अगर फेफड़े में पहुंचा है तो वो वहां पे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर वहां पे पानी बनाना शुरू करेगा, जिससे कि फेफड़े में पानी भरना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को तकलीफ होगी। अगर लिवर में है तो लिवर में भी बढ़ेगा, पेट में पानी बनेगा और पूरे शरीर में सूजन हो सकता है। तो किस पार्ट में बीमारी गई है, सिम्टम्स उस हिसाब से होते हैं। ये तो बहुत खतरनाक चीजें मैंने बता दी। अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट स्टेज 3 तक भी ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो स्टेज 2 और 3 में आते हैं वो 10-10 साल तक जिंदा रहते हैं, अगर सही टाइम पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया और पेशेंट ने सही तरीके से पूरा का पूरा इलाज लिया। तो बहुत सारे पेशेंट, मान के चलिए 50 से 60% मरीज ऐसे होते हैं जो 5 से 10 साल तक बिना बीमारी वापिस आए आराम से पेशेंट चलते हैं। इसका उपचार क्या है? अगर किसी महिला को स्तन कैंसर के बारे में जानकारी हुई, चिकित्सक ने बताया, तो कितना समय लग सकता है इसके ठीक होने में? उसकी संभावना क्या है और सफलता की दर क्या है? जैसे ही बायोप्सी आता है पेशेंट का तो उसे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में भी वेराइटीज होती है, वो पता चल जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि फैलाव कितना है। बिना फैलाव जाने हम ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड कर सकते। फिर बहुत सारी जांचें होती है, सीटी स्कैन होता है, MRI होता है, पेट सीटी स्कैन होता है, जिससे पूरे शरीर की जांच हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ फैली है। अगर बीमारी फैली नहीं है, स्तन तक ही लिमिटेड है, तो इसमें 3 चीजें मेनली ट्रीटमेंट में आती हैं। पहली चीज है सर्जरी, जिसमें कि या तो पूरे स्तन को निकालते हैं या स्तन के एक भाग को निकालते हैं। ये डिपेंड करता है मरीज की उम्र क्या है, बीमारी का स्टेज क्या है और साइज ऑफ डिजीज क्या है। एक बार सर्जरी हो जाती है तो जो पूरा ब्रेस्ट निकला होता है उसको हम जांच के लिए फिर से दोबारा भेजते हैं। उस रिपोर्ट के तहत पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत है कि नहीं। इसके अलावा पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी चलता है और टारगेटेड थेरेपी चलता है। हार्मोनल थेरेपी एक बार जब इतना ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो पेशेंट का एक टैबलेट चलता है जो कि 5 से 10 साल तक चलता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिसेप्टर पॉजिटिव है कि नहीं। और टारगेटेड थेरेपी भी काफी सुना जाता है, तो वो भी हम लगाते हैं, वो 1 साल तक लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये 5 चीजें बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में होती हैं। तो 6 महीने से लेके 8 महीने तक में पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। अच्छा, सफलता की दर क्या है? अगर ट्रीटमेंट शुरू किया गया है और वो लास्ट स्टेज तक आया है, पूरा ट्रीटमेंट किसी ने लिया है, तो कितने प्रतिशत चांसेस ऐसे होते हैं कि वो महिला अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ उसी तरह से फिर से जी सके? जो सफलता का दर है वो डेफिनेटली स्टेज पे डिपेंड करता है और कुछ हद तक रिसेप्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर स्टेज 1 और 2 का कैंसर है तो मान के चलिए 80 to 90% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। 20 से 25% पेशेंट में रिस्क होता है डिजीज वापस आने का। जो स्टेज 3 वाले पेशेंट्स होते हैं मान के चलिए 60 से 80%, और स्टेज 4 में डिपेंड करता है कि कहाँ पे फैला है, उस हिसाब से फिर प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। अंकिता जी, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को आपने स्तन कैंसर, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जो जागरूकता की जानकारी, जो संदेश आज आपने यहाँ से दिया है, निश्चित तौर पर ये श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप यहाँ आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।